नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब अभी जो हमारा है क्लास 12 का सोशियोलॉजी अर्थात समाज शास्त्र का वीडियो चल रहा है, जिसमें मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के नोट्स आप लोगों को बता दिए, उसके इम्पोर्टेंट MCQ बता दिया है। आज हमारा जो समय है वो चैप्टर 3 की तरफ बढ़ने का है। ये हमारा क्या है? चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 का नाम है सामाजिक संस्थाएं और निरंतरता एवं परिवर्तन। ये चैप्टर का नाम है। आज हम इसके नोट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बता दूं कि आज जो है हम आपको डायरेक्ट वेबसाइट के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो वेबसाइट के बारे में बता देता हूं कि हमारा वेबसाइट है lastdoubt.com, जिसके माध्यम से आप क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम नोट्स, इंग्लिश मीडियम नोट्स, प्रश्न उत्तर, MCQ सभी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, मतलब पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है सामाजिक संस्थाएं एवं निरंतरता और परिवर्तन। इसके आज हम नोट्स के बारे में जानेंगे। में जो सबसे पहला पॉइंट है, वो सबसे पहला पॉइंट कहता है समुदाय एवं समाज। समुदाय एवं समाज। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि समुदाय किसे कहते हैं और समाज किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। जनसंख्या सिर्फ अलग अलग अनजान व्यक्तियों का समूह नहीं है। जितनी भी जनसंख्या है हमारे भारत में या पूरे विश्व की बात कर ले, वो अलग अलग व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि विभिन्न प्रकार के आपस के संबंधित वर्गों को समुदाय से बना हुआ समाज होता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समुदाय का, किसी भी समाज का निर्माण किससे होता है? तो निर्माण व्यक्तियों से होता है, उस समाज में रहने वाले लोगों से होता है। जब हम समाज में रहने वाले लोग आपस में मिलजुल के काम करते हैं तो इससे क्या होता है? समुदाय का निर्माण होता है और फिर समाज का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आपको समुदाय और समाज समझ में आ गया होगा, क्योंकि चैप्टर का आधार यही है, समुदाय और समाज। तो इसे समझना जरूरी है कि जनसंख्या सिर्फ अलग अलग अनजान व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि ये सभी मिलके समाज और समुदाय का निर्माण करते हैं। वहीं पे अगर हम अपने समाज की प्रमुख संस्थाओं के बारे में बात करें, प्रमुख संस्थाएं, जो समाज के हमारे प्रमुख संस्थाएं हैं, उनको 3 प्रमुख संस्थाओं में बांटा गया है, या फिर हमारे जितने भी समाज शास्त्री थे उन्हें 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है। पहला हमारा जाति है, दूसरा जनजाति है और तीसरा परिवार है। ध्यान समझिएगा। पहला जो हमारा है वो है जाति। जाति, आप सभी को पता है कि हमारे भारतीय समाज में कई प्रकार के जातियों का मौजूदा समय में वर्चस्व है। अलग अलग जाति हैं, बहुत तरह की जाति हैं। जैसे कि आप बात कर लें कि क्षत्रिय मतलब राजपूतों की जाति है, भूमिहारों की जाति है, ब्राह्मणों की जाति है, वैश्य की जाति है, बनिये की जाति है, शूद्र इत्यादि बहुत सारे जाति आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। दूसरा हमारा जनजाति है और तीसरा हमारा परिवार है। ये क्या है? हमारे समाज की प्रमुख संस्थाएं हैं, जिससे मिलकर समुदाय और समाज का निर्माण होता है। हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। तो आगे का स्लाइड जो हमारा कहता है वो कहता है भारत में जाति एवं जाति व्यवस्था। हमारे भारत के संस्कृति में, हमारे भारत के समाज में जो जाति है मौजूदा समय में, और इनकी जो प्रणाली है, इनके जो रहने का तरीका है या फिर इनकी जो व्यवस्था है, उसके बारे में भी जानना जरूरी है। प्रत्येक भारतीय नागरिक की तरह हम सभी यह जानते हैं कि जाति एक प्राचीन नाम व्यवस्था या फिर संस्था है। भारत के सभी लोगों को तो यही पता है कि हाँ, ये जाति जो है वो आज से नहीं, लाखों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले से चलती आ रही है, जो कि आज से नहीं बल्कि हजारों वर्षों से भारतीय इतिहास एवं भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत के संस्कृति का यह एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। परंतु 21वीं सदी, अभी जो हम जिस सदी में हम वर्तमान समय में जी रहे हैं, उस सदी में रहने वाले किसी भी भारतवासी की तरह आप भी यह जानते होंगे कि जाति केवल हमारे अतीत का नहीं बल्कि हमारे आज का भी एक अभिन्न अंग है। इस पूरे लाइन को मैं शॉर्ट में समझाता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में जाति एवं जाति व्यवस्था के बारे में भी जानना आपको बहुत जरूरी है। प्रत्येक भारतीय नागरिक, जितने भी भारत के रहने वाले लोग हैं उन्हें हम नागरिक की तरह जानते हैं। वो जानते हैं कि जो जाति शब्द है वो बहुत ही प्राचीन है, हजारों वर्ष पहले से हमारे समाज में ये चलता आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये चलता तो आ रहा है, लेकिन मौजूदा समय में अर्थात 21वीं सदी की भी अगर बात कर ली जाए तो अभी के समय में भी जाति जो है वो हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है। क्योंकि अभी के समय में जो जातियां हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि हजारों सालों से जातियां चलती आ रही थी और 21वीं सदी में आके जातियां खत्म हो गई, ऐसा तो नहीं है। अभी भी हमारे यहाँ जातियों का अंग है, मतलब जाति को एक समाज का अंग माना जाता है।
तो आपके मन में अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि जाति किसे कहते हैं, तो आइए अब हम जाति को समझ। अब यहाँ पे आपको जाति के बारे में जानना है कि जाति क्या होता है। जाति एक ऐसी सामाजिक संस्था है, समाज का संस्था है, अर्थात समाज का अंग है, जो भारत में हजारों सालों से प्रचलित है। मतलब आज से नहीं, अभी से नहीं, कल से नहीं, परसों से नहीं, बल्कि हजारों वर्ष से हमारे समाज में जाति है और उसका मौजूदा समय में भी हमारे समाज का एक विभिन्न अंग माना जाता है। जाति जो है वो अंग्रेजी शब्द कास्ट से लिया गया। देखिए, अगर आपको भारत में अगर पूछा जाए आप किस जाति से हैं, तो उसे अंग्रेजी में भी पूछा जा सकता है कि आप किस कास्ट से हैं। अर्थात जाति शब्द का जो इंग्लिश नाम है वो कास्ट है, जो कि पुर्तगाली शब्द कास्ट से ही बना हुआ है। इसका अर्थ है विशुद्ध नस्ल। समझिएगा बात को कि कास्ट जो है वो पुर्तगाली शब्द कास्ट से ही लिया गया है, जिसको हिंदी में हम विशुद्ध नस्ल के नाम से जानते हैं। जाति एक ऐसा शब्द है जो किसी वंश को संबोधित करने का मतलब उसको बताने का, उसको पॉइंट करने का तरीका है। जाति शब्द से हम किसी भी वंश को संबोधित कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो कौन सी जाति का है। जैसे कि अब सामने कोई है तो मैं बोलूंगा वो ब्राह्मण की जाति से है, तो इससे क्या पता चलता है कि उसकी जो नस्ल है वो ब्राह्मण जाति से है। अब इसके अलावा इसमें पेड़ पौधे भी आते हैं। पेड़ पौधे की भी जाति होती है। आम का पेड़ अलग है, आम के पेड़ की जाति अलग है, कटहल के पेड़ की जाति अलग है, अमरूद के पेड़ की जाति अलग है, अंगूर के पेड़ की जाति अलग है। जीव जंतु भी होता है, कुत्ते, हाथी, घोड़े, शेर, गधे, इन सब की जातियां अलग अलग होती है। और मनुष्य भी इसमें शामिल है, मनुष्यों की भी जाति होती है। भारत में दो विभिन्न शब्दों जैसे वर्ण एवं जाति हैं। वर्ण का भी बहुत बड़ा उपयोग है हमारे भारतीय समाज में और जाति का भी बहुत ज्यादा उपयोग है। तो ये जाति के बारे में आपको ये सारी पॉइंट समझ में आ गई होगी कि जाति क्या है, कैसे बना, हमारे समाज का कैसा हिस्सा है और किस किस चीजों के ऊपर जाति लागू होती है। तो पेड़ पौधों के ऊपर होती है, जानवरों के ऊपर होती है, मनुष्यों के ऊपर होती है। ये सभी चीजों के अंदर जाति जो है वो प्रचलित है। तो इस तरह से आपने जाति को समझा। अब देखिए वर्ण का बारे में भी जानना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब वर्ण और जाति दो चीजें आई थी, तो वर्ण का भी मतलब आप लोगों के लिए जानना बहुत ही उपयोगी है। वर्ण का अर्थ क्या होता है? वर्ण का अर्थ होता है रंग, कलर। वर्ण का क्या अर्थ होता है? कलर, रंग। वर्ण का अगर आपसे मतलब पूछा जाए, अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है और मैं भी आपको इसको एमसीक्यू में जरूर दूंगा, क्योंकि एक नंबर में अक्सर ये पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए वर्ण का अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे वर्ण का अर्थ होता है रंग। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे समाज में वर्ण, हमारे समाज, भारतीय समाज, भारत के समाज, सनातन समाज, हिंदू के समाज में वर्ण का क्या कार्य है और वर्ण क्या होता है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि वर्ण का मतलब होता है रंग। तो देखिए भारतीय समाज में 4 वर्ण माने गए हैं। ये आपने इतिहास में पढ़ा है, क्लास 12 के जो समाजशास्त्र का ये चैप्टर है वो आपके इतिहास से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। और मैंने आपको इतिहास के और पॉलिटिकल साइंस के सारे चैप्टर्स एमसीक्यू के साथ बना रखे हैं वीडियो। यदि आपने नहीं देखा तो जरूर देखें, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाले हैं। तो देखिए हमारे भारतीय समाज के बारे में अगर बात किया जाए तो हमारे भारतीय समाज में 4 वर्ण बांटे गए हैं। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। याद रखिएगा हमारे भारतीय समाज में 4 वर्णों में लोगों को बांटा गया है, समाज को बांटा गया है, जिसमें सबसे ऊपर आते हैं ब्राह्मण, उसके बाद आते हैं क्षत्रिय और तीसरा होता है वैश्य और चौथा होता है शूद्र। अब देखिए ये 4 वर्ण आपको याद रखना है, क्योंकि अक्सर ये क्लास 12 के समाजशास्त्र की बात नहीं है, सोशियोलॉजी की बात नहीं है, हिस्ट्री में भी आ सकता है, पॉलिटिकल साइंस में भी आ सकता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो है 4 भागों में वर्णों को बांटा गया है। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिए। आगे आपको पढ़ना है कि विभिन्न वर्गों के कार्य, मतलब वर्ग और वर्ण। यहाँ पे जो आपको मैंने बताया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों में सबसे जो अलग अलग वर्ण हैं उनके काम क्या थे, वो किस प्रकार के कार्यों को करते थे। तो सबसे पहले हम ब्राह्मण के कार्यों को देखेंगे। ब्राह्मण जो थे, जो पंडित थे, जो पूजा पाठ करवाते थे, उनका काम था यह पुस्तकों तथा ग्रंथों का अध्ययन करते थे। पुस्तक पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे, ग्रंथ पढ़ते थे, वेद पढ़ते थे, संस्कृत में मंत्रों का उच्चारण करते थे और वेदों से शिक्षा प्राप्त करते थे। वेद जो हमारे हैं वो हमें क्या
प्रदान करता है, तो वो हमें शिक्षा प्रदान करता है, हमारे देवी देवता पूजा इत्यादि हवन ये सब चीजों के बारे में ज्ञान देता है। तो ब्राह्मण का क्या काम था, यह पुस्तकों का अध्ययन करते थे और ग्रंथों का अध्ययन करते थे, वेदों से शिक्षा प्राप्त करते थे। इसके अलावा पूजा पाठ करवाना, यज्ञ करवाना इनका प्रमुख कार्य था, किसका, ब्राह्मण का। और यह दान दक्षिणा लेते एवं देते थे। बड़े बड़े जो राजा हुआ करते थे, क्षत्रिय वैश्य, ये सब इनको दान देते थे। इन्हें पैसे, जवाहरात, धन दौलत, जमीन, अन्न ये सब इनको दान में दिया करते थे। क्यों? क्योंकि ये यज्ञ करवाते थे, किसके लिए, क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए। तो ये इनका मुख्य काम था, किसका, ब्राह्मण का। अब हम आपको क्षत्रिय के कार्य के बारे में बताते हैं। आइए अब हम क्षत्रिय के कार्य के बारे में जानते हैं। देखिए, यह समय पड़ने पर युद्ध करते थे। उस समय के जो राजपूत हुआ करते थे उन्हें अक्सर हम क्षत्रिय के अंदर रखते हैं। तो राजपूत क्या करते थे, शासन करते थे, और कभी खतरा महसूस हो तो उसके लिए लड़ाइयां करते थे, युद्ध करते थे। तो क्षत्रिय क्या करते थे, समय पड़ने पर युद्ध करते थे। यह राजाओं को सुरक्षा भी प्रदान करते थे। ये राजाओं के दरबार में रहकर राजा को सुरक्षा प्रदान करते थे, उनके लिए युद्ध लड़ा करते थे। सैनिक, महामंत्री, मंत्री, सेनापति इन सभी पदों पर आसीन हुआ करते थे, और यह क्षत्रिय होते थे और राजाओं को सुरक्षा प्रदान करते थे। वेदों को पढ़ना और यज्ञ कराने का कार्य करते थे। ये भी वेदों का ज्ञान लेते थे, वेदों को पढ़ते थे और अपने अच्छे भविष्य के लिए, अपने राज्य के अंदर शांति के लिए क्या करवाते थे, यज्ञ करवाते थे। और यह यज्ञ कौन करता था, ब्राह्मण लोग करते थे। यह जनता के बीच न्याय कराने का भी कार्य करते थे। जैसे हमारे भारत में आज संविधान है, सरकार है, मंत्री है, पुलिस है, आईएएस, आईपीएस, बहुत तरह की चीजें। ये क्या करते हैं, ये जनता को सुरक्षा प्रदान तो करते ही हैं, साथ ही साथ ये इन लोगों के अंदर न्याय को बरकरार रखते हैं। अब हम आपको वैश्य के बारे में बताते हैं कि वैश्य क्या थे और ये किस प्रकार के कार्यों को करते थे। देखिए, वैश्य जो थे वो व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, व्यापार करते थे। सबसे पहला पॉइंट है, यह व्यापार करते थे। इसके अलावा वैश्य लोगों का काम पशुपालन का भी था और खेती का भी था। ये पशुपालन भी करते थे और कृषि करना इनका मुख्य कार्य था। ये क्या करते थे, कृषि करते थे, खेती करते थे। तो दान दक्षिणा देना इनका मुख्य कार्यों में से एक था। मतलब मेन काम जो था इनका, कृषि करना था, पशुपालन करते थे, व्यापार करते थे। इसका मतलब है कि ये पैसे वाले हुआ करते थे, जो बिजनेसमैन थे। तो ये क्या करते थे, दान देते थे, किसको, ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना भी इनका मुख्य कार्य था। इस प्रकार से आपने वैश्य के भी बारे में जान लिया। अब चौथा वर्ण जो है वो है शूद्र। सबसे नीचे है शूद्र। यह तीनों वर्गों की सेवा करने का काम करता था, किसका, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का और वैश्य का। जो शूद्र वर्ण के लोग थे वो तीनों वर्णों की सेवा किया करते थे। इनका मुख्य कार्य इन तीनों का सेवा करने का ही था। किसी भी वर्ण में, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में अगर कोई काम है तो वो कामों को इन शूद्रों से ही करवाया जाता था। तो इस तरह से आपने चारों वर्णों के बारे में विस्तार से जान लिया। आइए अब हम आपको वर्ण और जाति के मध्य जो अंतर है, डिफरेंसेस हैं, वो हम आपको समझाते हैं। तो देखिए, एक तरफ मैंने वर्ण को लिया है और दूसरी तरफ हमने जाति को लिया है। तो अब हम आपको वर्ण और जाति के बीच में अंतर को समझाते हैं। वर्ण क्या है, तो वर्ण जो है वो कर्म प्रधान है। वर्ण जो है वो कर्म प्रधान है और जाति जो है वो जन्म प्रधान है। वर्ण जो है वो क्या है, कर्म प्रधान है और जाति जो है वो जन्म प्रधान है। वर्ण का मतलब होता है जैसा कि काम आप अभी कर रहे हैं उस हिसाब से, कर्म के हिसाब से, आपके कार्यों के हिसाब से यह आपको वर्ण में गिना जाता है। लेकिन जाति जो है, जिस जाति में आप जन्म लेते हैं, जिस घर में आप जन्म लेते हैं, उनकी जाति के अनुसार आपको इसमें देखा जाता है। वर्ण व्यवस्था लचीली है, मतलब कमजोर है, लेकिन जाति व्यवस्था जो है वो कठोर है, मजबूत है। वर्ण व्यवस्था में मात्र 4 भाग हैं, लेकिन जाति व्यवस्था में अनेकों जातियां होती है। वर्ण जो है मैंने आपको बताया है 4 भागों में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन जातियों की अगर बात कर ली जाए तो इनके अनेक जाति हैं, बहुत सारी जातियों से मिलकर बना है। जाति व्यवस्था कठोर होती है, वर्ण व्यवस्था लचीली होती है। जाति जो है वो जन्म के आधार पर इसका नियत होता है और वर्ण जो है वो कर्म के आधार पर होता है। इस तरह से आपने वर्ण और जाति के मध्य में अंतर को भी जान लिया है।
आइए हम आपको आगे की जानकारी देते हैं भारतीय जाति की विशेषताएं। भारत में जितनी भी जातियां मौजूद हैं उनकी विशेषताएं क्या है, खूबियां क्या हैं। तो देखिए जी.एस. घुरिये ये एक समाजशास्त्री हैं, इनका नाम ध्यान से समझ लीजिए। जी.एस. घुरिये जो है एक समाजशास्त्री हैं। इन्होंने जाति के बारे में निम्नलिखित विशेषताओं का वर्णन किया। इन्होंने अपने हिसाब से जाति के बारे में कुछ विशेषताओं के बारे में बताया है, जिसमें सबसे पहला विशेषता जो है वो है समाज का खंडात्मक विभाजन। समाज का खंड बाय खंड मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना और उनका विभाजन होना। तो देखिए जाति व्यवस्था की यह प्रमुख विशेषताएं हैं, मतलब कि अच्छाई में इन्होंने बताया कि जाति व्यवस्था जो है इसकी प्रमुख विशेषता है, इसके अनुसार हिंदू समाज को 4 खंडों में बांटा गया है। हिंदू समाज जैसा कि आप सबको पता है कि भारत में ज्यादातर आपको हिंदू प्रभुत्व देश है, तो हिंदू समाज को 4 खंडों में बांटा गया है, जिसमें है ब्राह्मण है, वैश्य है और शूद्र है। इसके बारे में मैंने अभी आपको समझाया भी है, इसके कार्य क्या थे। प्रत्येक की अलग अलग जीवन शैली है। जितने भी ये खंड हैं, जितने भी ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, इनका अलग अलग कार्य है, अलग अलग काम है। तो ये था समाज का खंडात्मक विभाजन। वहीं पे दूसरे के बारे में अगर बात कर ले तो ये है संस्तरण। देखिए जातियों का खंडात्मक विभाजन समानता के आधार पर नहीं, इसके मध्य हस्तांतरण पाया जाता है, अर्थात इसमें उच्चता एवं निम्नता का क्रम होता है। देखिए अब उच्चता और निम्नता जाति के अंदर समझना है। आपने अक्सर सुना होगा कि वो ऊंचे कास्ट के लोग हैं, ये नीचे कास्ट के लोग हैं। इसका क्या मतलब है? वो ऊंची जाति के लोग हैं और ये नीची जाति के लोग हैं। अक्सर आपको अपने समाज में ऐसा देखने को मिलता है। तो जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों को सर्वोच्च क्रम पर रखा गया है। ब्राह्मण जो पूजा पाठ करवाते थे, जो हमारे 4 वर्णों में विभक्त था, उसमें सबसे ऊपर क्या आते थे? ब्राह्मण आते थे। तो ब्राह्मणों को क्या किया गया? सबसे ऊपर रखा गया। उसके बाद क्षत्रिय को रखा गया, फिर वैश्य को रखा गया और लास्ट में किसको रखा गया? शूद्र को रखा गया। ध्यान समझिएगा, ये संस्तरण जो है इसमें ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया, फिर क्षत्रियों को दिया गया, फिर वैश्य को दिया गया और सबसे अंत में किसे रखा गया? शूद्र को रखा गया। अब तीसरा जो पॉइंट है वो कहता है परंपरागत व्यवस्था। तो देखिए पारंपरिक तौर पर जाति व्यवसाय से जुड़ी होती थी। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि पहले के समय में क्या होता था कि जातियां जो होती थी वो व्यवसाय के माध्यम से जुड़ी होती थी। जैसे कि देखिए एक चाक चलाने वाला कुम्हार होता था, बढ़ई होता था जो लकड़ियों का काम करता था, लोहार होता था जो लोहे का काम करता था, किसान होता था, जमींदार होते थे जो अक्सर आपको भूमिहारों में देखने को मिलेगा, लड़ाई करने वाले जो होते थे वो क्षत्रिय हुआ करते थे जो राजाओं को सेवा प्रदान करते थे या राजाओं का रक्षा किया करते थे। इस तरह से एक जाति जन्म लेने वाला व्यक्ति उस जाति से जुड़े व्यवसाय को ही अपना सकता था। अब जैसे जिस जाति में किसी बच्चे ने जन्म लिया उसके बाद आगे चल के क्या होता था, उसे उसी व्यवसाय को अपनाना होता था। जैसे ब्राह्मण के घर में जन्मा बच्चा ब्राह्मण ही बनेगा, एक वैश्य के घर में जन्मा हुआ बच्चा व्यापारी या वैश्य ही बनेगा, ऐसा नियम था। देखिए इसके बाद क्या था, वह व्यवसाय जो था वो वंशानुगत था। जैसे दादा परदादा बाप करते आए थे वही उनको करना था। यह व्यवसाय दूसरी जातियों को करने की स्वीकृति नहीं थी। ऐसा नहीं है कि शूद्र में जन्मा हुआ बच्चा ब्राह्मण बन जाएगा, यह स्वीकृति नहीं थी। समाज में इसका वो प्रचलन नहीं था और ऐसा करने पर दंड भी दिया जाता था। तो इस तरह से आपने समाज का खंडात्मक विभाजन को समझा, संस्तरण को समझा और परंपरागत व्यवसाय को समझा। अब हम आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। इसी क्रम में अब हमारा 4th पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट कहता है भोजन एवं सहवास संबंधी प्रतिबंध, रोक टोक, रोकना। प्रतिबंध का मतलब रोकना। देखिए जाति सदस्यता में खाने और खाना बांटने के बारे में भी नियम शामिल था। एक जाति से दूसरे जाति में खाना देने, खाना खाने, खाना बांटने के नियम कानून थे। अब वो क्या थे? किस प्रकार का खाना खा सकते हैं, कौन सी जाति कौन प्रकार का खाना खा सकता है। ब्राह्मण कहेगा कि हम मटन खाएंगे, चिकन खाएंगे, नहीं चलेगा। ब्राह्मणों को शुद्ध शाकाहारी खाना खाना था। और किस प्रकार का वो खाना नहीं खा सकते हैं ये भी निर्धारण होता था, जिसको हम भोजन एवं सहवास संबंधी प्रतिबंध कहते हैं। और किसके साथ खाना बांटकर खाया जा सकता है यह भी निर्धारित की जाती थी। जैसे कि मैं आपको बता दूं किस जाति के साथ आप खाना खा सकते हैं, किस जाति के साथ नहीं खा सकते हैं,
किस जाति को किस तरह के खाने को खाना है, ये सब भी निर्धारण इसी चौथे पॉइंट के माध्यम से होता था, जिसका नाम है भोजन एवं सहवास संबंधी प्रतिबंध। अब हमारा है अंतःविवाही, ये भी इंपॉर्टेंट है, अंतःविवाही को भी समझना है क्योंकि अभी तक के समाज में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है। जातियों की निरंतरता का एक कारण जातियों का अंतःविवाही होना भी है। अब देखिए, व्यक्तियों का विवाह अपनी ही जाति में किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि आज के समाज में भी जब किसी लड़की या किसी लड़के का शादी होता है तो उसके पेरेंट्स क्या कहते हैं कि हमें अपने जाति के लोगों के साथ ही अपने बच्चे की शादी करनी है। तो इसका भी नियम कानून था, इस नियम को कठोरता से पालन किया जाता था। ये नहीं कि वैश्य वाला ब्राह्मण की बेटी से शादी कर लेगा, ब्राह्मण वाला क्षत्रिय की बेटी से शादी कर लेगा, शूद्र वाला ब्राह्मण की बेटी से शादी कर लेगा, ये सब नहीं चलता था क्योंकि इस पे बड़े ही कठोर नियम थे। इसीलिए इसे अंतःविवाही कहते थे। अंतःविवाही कहने का मतलब है अपनी ही जाति के अंदर शादी विवाह का कार्यक्रम करना है। वर्तमान में भी अधिकांश विवाह जाति समूह में ही किए जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया, अभी के समय में भी आपने देखा है कि ज्यादातर लोग जो हैं, माता पिता जो हैं या फिर जो लड़के और लड़की की शादी करवाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि शादियां अपनी ही जाति में हो। अब देखिए, अगला पॉइंट हमारा है जन्मजात सदस्यता। जन्म लेते ही जिस चीजों में आपको सदस्यता मिल जाती है, जाति की सदस्यता प्रदत्त होती है। जाति की सदस्यता जो है वो प्रदत्त होती है, जो जन्म से प्राप्त हो जाती है। जिस जाति में आपने जन्म लिया उसकी सदस्यता आपको उसी समय मिल गई। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि यदि मैंने अगर किसी कास्ट में, मतलब मान लो कि मैं राजपूत घराने में जन्म लिया, तो मेरी सदस्यता राजपूत का जाति से ही, जन्म से ही मिल जाएगा। यह आजीवन बनी रहती है, पूरी जिंदगी भर के लिए बनी रहती है, इसे बदला नहीं जा सकता। आज मैं अगर किसी शूद्र के घर में जन्म लिया तो कल होके मैं ब्राह्मण नहीं बन सकता, क्योंकि ये मेरी जाति जो है वो जीवन भर के लिए बनी रहेगी। अब आगे के स्लाइड में आपको बताऊंगा कि धार्मिक एवं सामाजिक विशेषाधिकार एवं निर्योग्यताएं। अब देखिए, जातियों के धार्मिक एवं सामाजिक विशेषाधिकार एवं निर्योग्यताएं जुड़ी हुई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। जैसे ब्राह्मणों का धार्मिक कार्य करने के लिए विशेषाधिकार प्रदान हुआ करता था। जो भी ब्राह्मण थे उनका क्या काम था, मैंने आपको पहले ही बताया है, वेदों का पाठ करना, यज्ञ करना, बुकों को पढ़ना, मतलब पुस्तकों को पढ़ना। तो ये इनकी विशेषाधिकार थी, इनको प्राप्त था कि आपको ये विशेषाधिकार दिया जाता है कि आप इसे पढ़ सकते हो। उस समय शूद्र को नहीं पढ़ने का ये अधिकार था। इसके अलावा दूसरी तरफ दलित जातियों पर अनेक प्रकार की नियोग्यताएं थोपी गई, जिससे मंदिरों में प्रवेश न करने देना। देखिए, जो दलित थे, जो नीचे कास्ट के लोग थे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा जातियां होती थी, बहुत ज्यादा उनको परेशान किया जाता था। उन्हें मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, उन्हें खुले में चलने नहीं दिया जाता था, उन्हें पानी पीने का अधिकार नहीं था, वो कुएं से पानी नहीं पी सकते थे। बहुत तरह की उन पे निर्योग्यताएं, मतलब अयोग्य है ये आदमी, ये समाज का अंग ही नहीं है, इसे समाज से बाहर रखो, ऐसी चीजें थी। और ब्राह्मणों के साथ विशेषाधिकार था, आप जहां जाना चाहे जाओ, जहां घूमना चाहे घूमो, वेदों का पाठ करो, यज्ञ करवाओ, इसीलिए ब्राह्मणों को सबसे ऊपर रखा गया था। तो ये हमारा पॉइंट था, धार्मिक एवं सामाजिक विशेषाधिकार एवं निर्योग्यताएं। अगला पॉइंट हमारा अब है जातियों का उपजातियों में विभाजन। जाति जो थे उनको भी बांट के उपजातियों में विभाजन जो हुआ। प्रत्येक जाति अनेक उपजातियों में बटी होती है। जितनी भी जातियां होती है वो अपने में भी कई अलग जातियों में बटी होती है, जिसे हम गोत्र कहते हैं। गोत्र का नाम आपने सुना होगा, हर भारतीयों का ना अपना एक गोत्र होता है। आपको भी पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो अपने आप माता पिता से पूछेंगे, दादा दादी से पूछेंगे, तो आपको वो आपके गोत्र के बारे में बताएंगे। अक्सर ये शादी विवाह के समय में ना गोत्र का मिलान होता है। हमारे भारतीय समाज में, खासकर हिंदू समाज में क्या होता है, हम एक ही गोत्र में ना शादी नहीं करते, हमारा एक ही गोत्र में शादी नहीं होता है। तो ये गोत्र था, प्रत्येक अपनी उपजातियों से बाहर विवाह करते थे। अभी मैंने आपको समझाया, जितनी भी उनके अपने गोत्र मिलते थे ना, उस गोत्र में वो शादी नहीं करते थे। और ये गोत्र जो है ना, ये किसी न किसी ब्राह्मण के नाम पे, मतलब ऋषि के नाम पे, पहले के जो महान ऋषि सब थे उनके नाम पे बनाया गया है। तो वो शादियां अपने उपजातियों से बाहर करते थे। इस प्रकार कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था एक भारतीय अवधारणा है। विश्व में अन्य समाज ऐसी विशेषताएं नहीं मिलती। विश्व के अलग अलग जगहों पे आपको ना ऐसी चीजें नहीं मिलेगी। इस तरह से आपने जाति एवं उपजातियों का विभाजन को भी समझ लिया। अब हम आपको अगले पॉइंट में लेके चलते हैं, भारत के प्राचीन
समय में जाति व्यवस्था, जो भारत का पुराना समय है, हजारों वर्ष पुराने इतिहास के बारे में अगर बात कर ले तो उस समय जाति व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए वैदिक काल में, काल खंडों के बारे में मैंने आपको कई बार बता रखा है, हिस्ट्री में भी बताया, वैदिक काल में जाति व्यवस्था बहुत विस्तृत तथा कठोर नहीं थी, लेकिन वैदिक काल के बाद यह व्यवस्था बहुत कठोर हो गई। वैदिक काल में इतनी जातियों का लोन लफारा नहीं था, लेकिन वैदिक काल के बाद का जो समय था उसमें यह बहुत कठोर हो गई। जाति जन्म निर्धारित होने लगी, जन्म से ही जाति का निर्धारण होने लगा। विवाह, खान पान आदि के कठोर नियम बन गए। विवाह अंतः विवाही होना चाहिए, अपने जाति में विवाह करो। खान पान, ब्राह्मण शुद्ध के यहाँ नहीं खाएगा, शुद्ध ब्राह्मण के यहाँ नहीं खाएगा, ये सब खाने पीने का भी नियम कानून बन गए। व्यवसाय को जाति से जोड़ दिया, जो वंशानुगत थे। व्यवसाय जैसे कि बनिए तो वैश्य थे, उनको जोड़ दिया गया जो वंशानुगत थे, दादा कर रहे थे, बाप कर रहा था, वो करेगा, फिर आगे उसका बच्चा करेगा। इसे एक सीढ़ी नुमा व्यवस्था बना दिया जो ऊपर से नीचे की ओर जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत के प्राचीन समय में जाति व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी था। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं पूरे चैप्टर को अभी डिस्कस करना शुरू कर दिया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा है, डिसीजन लिया है कि अब इसका सेकेंड पार्ट वीडियो आएगा। आपको बता दूं कि क्लास 12 का चैप्टर 3 है सोशियोलॉजी समाजशास्त्र, जिसके फर्स्ट पार्ट का ये वीडियो था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम आपके साथ फिर रूबरू होंगे इसी पाठ के चैप्टर 3 के, जिसका नाम है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन के, इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।